सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग इसी क्रम में हिंदी व्याकरण से दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विन्यास एवं उच्चारण। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग वर्ण विन्यास एवं उच्चारण के बारे में जानेंगे। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें से पहले 2 कौशल मौखिक हैं और शेष 2 लिखित। उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब आइए पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला का मानक रूप। बच्चों, सबसे पहले आप ये जो तालिका दी गई है इसको ध्यान से देखिए। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर हैं और नीचे इन स्वरों की मात्राएं लिखी हुई हैं। अनुस्वार अ के ऊपर बिंदी हम लोग उच्चारण करते हैं अंग। विसर्ग अ के बगल में 2 बिंदियां जिसका उच्चारण ह की तरह होता है और बोला जाता है अह। बच्चों, इन व्यंजन वर्णों को इस तरह से लिखा गया है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग, च, छ, ज, झ, इय, चवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, टवर्ग और 2 विशेष व्यंजन ड़ और ढ़। इसके बाद है त, थ, द, ध, न, तवर्ग, प, फ, ब, भ, म, पवर्ग। बच्चों, यहाँ पर 5 वर्णों का एक वर्ग बना दिया गया है और प्रथम वर्ण के नाम से वो वर्ग जाना जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन श, स, स और ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। आगत व्यंजन आ, ज और फ। बच्चों, ध्यान रहे, हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, परंतु हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी अवर्ण रहता है। जैसे यदि आप क का उच्चारण करते हैं तो क की अंतिम ध्वनि अ सुनाई देती है और इसे तोड़कर लिखने पर क हलंत धन अ होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है, तब व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क हलंत और ट हलंत। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। पहला स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये 11 स्वर हैं। पारंपरिक देवनागरी वर्णमाला में अंग और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में अंग अनुस्वार और अह विसर्ग है। इसका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उच्चरित होता है, जैसे गंगा, पंकज, मंच, कुंज इत्यादि। फिर आइए पढ़ते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः इत्यादि। आगत यानी अंग्रेजी की ध्वनि है, इसलिए इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में ही होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि।
अब आइए पढ़ते हैं स्वर के भेदों के बारे में। स्वर के भेद, स्वर के दो भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या है 4, अ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे आ, ई इत्यादि। जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है वहाँ अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार या बिंदु लगाया जाता है। बच्चों, स्वरों के दोनों रूप देखिए, सामान्य स्वर और अनुनासिक स्वर। जब सामान्य स्वर हो तो उसका उच्चारण इस तरह से होता है, सवार, और अनुनासिक युक्त शब्द है संवार। इसी तरह से बिध और बिंध, उगली और उंगली। आपने देखा कि एक ओर जब सामान्य स्वर था तो उसका उच्चारण किस तरह से हुआ और अनुनासिक स्वर का प्रयोग करने के बाद उच्चारण किस तरह से होता है। और भी शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए। ध्यान रहे, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं हैं, वरन अपने आप में स्वतंत्र हैं। अब आइए बच्चों व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से होता है, जैसे क हलंत धन अ बराबर क। यानी जब भी आप क, ख, ग, घ आदि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि अंतिम ध्वनि अ सुनाई दे रही है, और अ क्या है? अ स्वर होता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यंजनों का उच्चारण सदैव स्वर की सहायता से होता है। अब आइए व्यंजन के भेदों के बारे में जानते हैं। बच्चों, हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं। क स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 27 होती है। ख अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। ग ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। और घ आगत व्यंजन, इसकी संख्या 2 है। चलिए सबसे पहले क का अध्ययन करते हैं। क स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन इस प्रकार हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, एक तालिका बनी हुई है, उस तालिका में एक ओर वर्ग, दूसरी ओर स्पर्श व्यंजन तथा उसके बाद उच्चारण स्थान लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। क वर्ग क ख ग घ अंग और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग च छ ज झ इय और इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ और दो विशेष व्यंजन ड़ और ढ जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग त थ द ध न और इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग प फ ब भ म और इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ख अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इनका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। ये 4 हैं: य, र, ल और व। ग ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी स्थान से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में ऊष्मा सी उत्पन्न होती है। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं: श, स, ह। घ आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ नीचे जो बिंदियाँ लगी हैं उन्हें नुक्ता कहते हैं। इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे नुक्ता। वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे ज़रा, ज़ेब्रा, रफू, फौरन इत्यादि। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: छ, त्र, ज्ञ और श। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं हैं। ये हैं छ आधा क धन श, ज्ञ आधा ज धन इय,
त्र आधा त धन र, श आधा श धन र। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श हैं। बच्चों अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। बच्चों चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है। मूर्धा, कठोर तालु, वर्त्स, दांत, होंठ, जीभ, स्वरतंत्र, श्वास नली, कोमल तालु, कौवा, अलजिह्वा इत्यादि। बच्चों अब आइए इन उच्चारण स्थानों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनके बारे में जानें। कंठ से क, ख, ग, घ, अंग और ह। तालु से च, छ, ज, झ, य, य और श। मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़ और ढ़ तथा श। वर्त्स यानी मसूड़ा से स, ज, र और ल। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। दांत और ओष्ठ से ब और फ का उच्चारण। फिर दांतों से त, थ, द, ध, न इन वर्णों का उच्चारण होता है। अब चलिए बच्चों पढ़ते हैं व्यंजन गुच्छ के बारे में। उच्चारण और लेखन की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ का विशेष महत्व है। व्यंजन गुच्छ में दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। उदाहरण के लिए पक्का, मक्खन, कष्ट, प्यास इत्यादि। अब आप ध्यान से देखिए, पक्का में आधा क और पूरा क, इस तरह से दो व्यंजन एक साथ आए, इसी को व्यंजन गुच्छ कहा गया। यहाँ पर इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। बच्चों आगे देखिए, छ, त्र, ज्ञ और श परंपरागत संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें वर्णों के रूप बदल गए हैं और नए रूप में निश्चित हो गए हैं। इसी कारण इन्हें वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया गया है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें व्यंजन गुच्छ हैं। द्वित्व व्यंजन गुच्छ समान व्यंजन की आवृत्ति, जैसे प्रसन्न, उद्देश्य, कच्चा, बच्चा इत्यादि। अल्प प्राण, महाप्राण का संयुक्त रूप, जैसे उद्धार, आच्छादन, पत्थर, गट्ठर इत्यादि। अन्य उदाहरण भी हैं, इन्हें भी देखिए। अनिष्ट, अन्वेषण, उद्यान, भव्य, रक्त, वाक्य इत्यादि। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं बलाघात के बारे में। किसी शब्द या शब्दांश का उच्चारण करते समय श्वास के दबाव से जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। यह बल अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों में उन पदों पर ध्यान दें जिनको मोटे अक्षरों में लिखा गया है, जैसे तुम्हें क्या दे सकते हैं, अच्छा तो राम मिठाई खाएगा, सीता खेल रही थी। उपर्युक्त वाक्यों के उच्चारण मोटे अक्षरों में लिखित पदों पर बल देने से उनका विशेष अर्थ ध्वनित होता है, यानी पता चलता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ही और भी निपात पर ज़्यादातर बलाघात रहता है। कुछ उदाहरण देखिए। राम ही खेल सकता है, वह स्कूल से ही भाग गया, पेट तो रोटी से भी भर सकता है, तुम भी वहाँ जाओगे। बलाघात को दो भागों में बांटा जा सकता है, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। चलिए पढ़ते हैं। पहला, शब्द बलाघात। जब शब्द के उच्चारण में किसी खास वर्ण पर बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहा जाता है। जैसे मंदी शब्द में दी पर और तिरस्कार में कार पर बलाघात हैं। दूसरा, वाक्य बलाघात। जब वाक्य में किसी खास पद के उच्चारण पर बल दिया जाता है तो उसे बलाघात कहा जाता है। जैसे राजेश घर जा रहा है वाक्य में मोटे छपे पदों पर बल देकर बारी बारी से उच्चारण करने पर वाक्य के अर्थ बदलते जाएंगे। आइए देखते हैं। राजेश घर जा रहा है, राजेश घर जा रहा है, राजेश घर जा रहा है। इस तरह से अब आइए पढ़ते हैं संगम के बारे में। उच्चारण के क्रम में किन शब्दों या वर्णों को प्रवाह में एक साथ पढ़ना है और कहाँ ठहरना है, यह संगम के द्वारा निश्चित किया जाता है। संक्षेप में कहें तो पदीय सीमाओं का बोध कराने वाला संकेत ही संगम है। संगम को दिखाने के लिए
उद्धरण चिन्ह के मध्य में धन का निशान, यानी जहाँ जो जोड़ा गया चिन्ह का प्रयोग होता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखकर संगम का महत्व समझा जा सकता है। जैसे तुम मोहन से मिलाओ। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर मिल और आओ शब्द को अलग अलग करके लिखा गया है। फिर नीचे वाक्य में लिखा है तुम कभी मोहन से मिलाओ। बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर कि मिल आओ और मिलाओ, इन दोनों में बहुत अंतर है। तू ऑफिस से निकल आ, इस वाक्य में निकल आ शब्द को अलग अलग करके लिखा गया है। इसका मतलब है निकल कर आना। और दूसरे वाक्य को देखिए, रमेश घर से निकला। अब इसको जोड़ दिया गया है तो शब्द बन गया है निकला। निकला यानी निकल गया। पत्थर पर दूब उगाई, उसने पत्थर पर दूब उगाई। उग आई और उगाई, इन दोनों में भी अंतर है। अब चलिए पढ़ते हैं अनुतान के बारे में। बोलने के क्रम में सुर में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। दूसरे शब्दों में सुरों का आरोह अवरोह अनुतान कहलाता है। उदाहरण के लिए अच्छा शब्द को देखा जा सकता है जिसमें अनुतान के सहारे कई अर्थ पैदा किए जा सकते हैं। जैसे प्रश्नवाचक अच्छा आश्चर्य को प्रकट करता है, अच्छा। फिर स्वीकारात्मक बोधक अच्छा, और बेमन से स्वीकृति अच्छा। तो आपने देखा एक अच्छा शब्द को कितने तरह से सुरों के उतार चढ़ाव के द्वारा बोला गया और सब में अलग अलग भाव आए। अब आइए पढ़ते हैं उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के बारे में। बच्चों आप लोग पढ़ते लिखते समय कई बार कई शब्दों का उच्चारण गलत कर देते हैं और कुछ की वर्तनी भी गलत लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपको उन शब्दों की शुद्ध वर्तनी और उनका उच्चारण पता नहीं है। तो आइए अब पढ़ते हैं शुद्ध वर्तनी और उसका उच्चारण, ताकि आप ये गलती फिर दोबारा ना करें। तो ध्यान से देखिए, आस की अशुद्धियाँ। जैसे बच्चे अक्सर लिखते समय बोला जाता है अत्यधिक और वो लिख देते हैं अत्याधिक। कहा जाता है सामाजिक और वो लिखते हैं सामाजिक। इसी तरीके से आधार लिखना होता है और वो लिख देते हैं आधार। फिर व्यावहारिक लिखना होता है और बच्चे गलती से लिख देते हैं व्यवहारिक। तो आपको भी इनके शुद्ध रूप का उच्चारण और उसकी सही लिखावट यानी शुद्ध वर्तनी की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों ई और बड़ी ई की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे मुनि और मुनि, व्यक्ति और व्यक्ति, कवि और कवि। इसी तरह से और भी शब्द हैं जैसे बीमारी, और होता क्या है शुद्ध शब्द बीमारी। बच्चे अक्सर गलती करते हैं आशीर्वाद की वर्तनी में। आपको इसकी सही वर्तनी सीखनी चाहिए। इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ जैसे साधु, प्रभु, दयालु, ये शुद्ध रूप हैं। इसी प्रकार से वस्तु, गुरु और पशु भी शुद्ध रूप हैं। र और री की अशुद्धियाँ जैसे गृहिणी। इसी तरीके से वृक्ष को कभी कभी वृक्ष लिख देते हैं और बोलते भी हैं। तो हमें शुद्ध शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। आपके पुस्तक में बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप दिए हुए हैं। इनको आप पढ़िए, सीखिए तथा शुद्ध रूप का अभ्यास कीजिए। बच्चों अब आइए वर्ण विच्छेद के बारे में जानते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर रहित रूप में और स्वर को अलग करके लिखा जाता है, इसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द है कमल, तो क हलंत धन अ, म हलंत धन अ, ल हलंत धन अ, और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा कमल। इसी प्रकार से शब्द है भारतीय, भ हलंत धन आ, र हलंत धन अ, त हलंत धन ई, धन य हलंत धन अ, तो क्या बनेगा बच्चों, तो बन जाएगा शब्द भारतीय। बच्चों इसके अलावा और भी शब्द हैं, उनका आप अभ्यास कीजिए। आइए पढ़ते हैं र के विविध रूप। मात्रा संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में र की विशिष्ट स्थिति है। जैसे र में ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है तो शब्द बनता है
रुपया, रूप इत्यादि। व्यंजनों के साथ संयुक्त होते समय र की स्थिति अलग प्रकार की होती है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। क, यदि र स्वर रहित यानी पहले हो और बाद में कोई अन्य स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है, जैसे कर्म, धर्म इत्यादि। ख, यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो यह रेफ के रूप में मात्रा के साथ लगता है, जैसे वर्षों, सर्वोदय, पार्किंग इत्यादि। ग, पूरी पाई, अंत और मध्य में वाले स्वर रहित व्यंजन जब र के साथ संयुक्त होते हैं तब र को नीचे इस प्रकार लिखते हैं, जैसे क्रम, ब्रज इत्यादि। घ, स्वर रहित द और ह जब स्वर रहित र के साथ संयुक्त होते हैं तब इस रूप में लिखे जाते हैं, जैसे हरास, हरस्व इत्यादि। अंग, स्वर रहित ट और ड जब र के साथ संयुक्त होते हैं तब र को इस रूप में लिखा जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा इत्यादि। च, जब स्वर रहित श र के साथ संयुक्त होता है तब इसे श के रूप में लिखा जाना चाहिए, पर यह श के रूप में स्वीकृत है, जैसे श्रम। छ, इसी प्रकार री की मात्रा श के साथ जुड़कर श्री का रूप ले लेती है, जैसे श्रृंगार, श्रृंखला इत्यादि। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया। अब आइए देखते हैं कि आपने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जब स्वर को व्यंजन के साथ लिखा जाता है तब उसकी मात्रा का प्रयोग होता है। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रुकावट या घर्षण के साथ बाहर निकलती। व्यंजन के भेद स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और वर्ण विन्यास एवं वर्णों के उच्चारण के बारे में जाना। आप लोग भी इस पाठ का अध्ययन कीजिए और अच्छी तरह से इसके बारे में सीखिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।